नमस्ते दोस्तों। चलिए अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। शाम का 5 बज चुका है। सूरज अपने घर लौटने की तैयारी में है। रीमा ने सूरज की लालिमा को देखने के लिए खिड़की से पर्दों को सरका दिया और वो वहां खड़ी अपने घर जाते हुए सूरज को निहार रही है। वो हाथ हिलाकर सूरज को अलविदा कह रही है कि तुम फिर दिखाई नहीं दोगे मुझे। एक चिड़िया का जोड़ा फुर से उड़ता हुआ आया और फूलदान पर आकर बैठ गया। ओ नन्ही चिड़िया, तुम कल मुझे नहीं मिलोगी ना? तुम मुझे ढूंढोगी आकर। तुम वही हो ना जो कल आई थी? क्या मेरे साथ दिल्ली चलोगी? या तुम कोई और चिड़िया हो? पूरा कोसानी तो चिड़ियों से भरा हुआ है। क्या तुम अकेली चिड़िया तो नहीं हो ना जो मेरे पास आई हो? तुम जो भी हो, तुम बहुत प्यारी हो। आओ नन्ही चिड़िया, तुम थक गई होगी। तुम्हारे पंखों को सहला दूं, तुम्हारा स्पर्श कर लूं। तुम क्यों डरती हो हमसे? नन्ही चिड़िया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अंधेरों से? अच्छा, तुम्हें अपने घर वापस लौटना है तो मेरे साथ नहीं चलोगी ना? तुम्हें इंसान अच्छे नहीं लगते, और लगेंगे भी क्यों? क्योंकि इंसान तुमको पिंजरों में बांध लेता है, लेकिन तुम कभी किसी को पिंजरों में नहीं बांधते। तुम तो खुले आकाश में उड़ते हो और सबको उड़ने का निमंत्रण देते हो। अलविदा नन्ही चिड़िया, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी तुमसे मिलने। रीमा ने पर्दों को सरकाया और भारी कदमों से अंदर आने लगी। उसने देखा परेश थका हुआ था। वो बेसुध सो रहा था। उसे दिल्ली तक की ड्राइविंग अकेले करनी थी। उसका सोना जायज़ था, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह पर आकर कोई 4 दीवारियों के भीतर कैसे रह सकता है? यही तो है किसी के व्यक्तित्व को मापने का आईना, कि इतनी खूबसूरत वादियों को छोड़कर कोई कैसे सो सकता है। वो परेश को निहारती रही, लेकिन परेश गहरी नींद में सोया था। बड़ी जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर, और हों भी क्यों ना। रीमा सब सोच ही रही थी कि दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। उसे देखा गणेश दादा हाथ में एक छोटा सा पैकेट और शाम के नाश्ते का ऑर्डर लेने आए थे। उन्होंने कहा, बेटिया डिनर में अभी वक्त है, नाश्ते में क्या बना लाऊं? रीमा गणेश को देखकर भावुक हो गई। उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने कहा, दादा कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको मेरी याद नहीं आएगी? सुनकर गणेश भावुक हो गया। उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक बार वो तानिया को खो चुका था। वो दोबारा इस तानिया को खोने देना नहीं चाहता था। मीरा भी नहीं थी, अब तो कोई औलाद भी नहीं थी। एक नई दुनिया बसी थी, वो भी उजड़ने जा रही थी, बिल्कुल तानिया की तरह। उसे लगने लगा कि
कि रीमा भी लौटकर दोबारा नहीं आई थी। जैसे तानिया इन 20 सालों में आज तक लौट कर नहीं आई, रीमा भी लौट कर नहीं आएगी। आखिर बढ़ा ही क्यों उसने इतना प्यार उससे, क्यों रिश्ता जोड़ा? उसे नहीं जोड़ना चाहिए था। रीमा उनकी भावनाओं को समझ रही थी। उस कमरे में संवेदनाओं की नदी उफान पर थी और उस नदी से बेखबर परेश सो रहा था। लेकिन उनकी बातचीत से परेश की आंख खुल गई और वो उनकी बातचीत का साक्षी बन गया। गणेश ने कहा, बिटिया, इतना गहरा रिश्ता तुम जैसी लड़की ने मुझ जैसे अदने से आदमी से जोड़ा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब बारी परेश की थी। उसने कहा, परेश भी भाव विभोर हो चुका था। पता नहीं किस चीज का असर था। एक तरफ तो उसे अपने बिजनेस और हॉस्पिटल की चिंता खा रही थी, दूसरी तरफ कोई चीज थी जो चुंबक की तरह उसे खींच रही थी। उसने गणेश दादा से कहा, ये अदना सा क्या होता है दादा? आदमी, ये तो आदमी का नजरिया होता है कि कौन किसे अदना समझ रहा है और कौन किसे महान। आपके पास तो वो दौलत है जिसने मेरी पत्नी को अपना बना लिया और शायद थोड़ा सा मुझे भी। उसकी इन बातों से गणेश का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसको उम्मीद जगी कि शायद दोबारा रीमा लौट कर जरूर आएगी। उसने बात को बदलते हुए कहा, रीमा बिटिया, एक छोटा सा तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। बहुत छोटा सा तोहफा है। उम्मीद है तुम इससे इनकार नहीं करोगी। परेश ने इशारा किया, रीमा तोहफा ले लो। रीमा ने झपट के तोहफा ले लिया, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी अमानत मिल गई हो। उसने कहा, बिटिया, नाश्ते में क्या ले आऊं? डिनर तैयार हो रहा है और मेरी तरफ से एक स्पेशल डिश, जो पहाड़ की डिश है, सागौरी, जो खोए से बनती है। वो यहाँ पे कभी भी कोई विवाह उत्सव होता है तो सागौरी जरूर बनती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार परेश बाबू और तुम उसे जरूर खाओ। परेश को मीठा बहुत पसंद था। उसने तुरंत हामी भर दी। परेश ऑर्डर ले ही रहा था। गणेश ऑर्डर ले ही रहा था। इधर रीमा उस तोहफे के पैकेट को खोल रही थी। जैसे जैसे वो पैकेट को खोल रही थी, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। उसने पैकेट को खोला। उसके अंदर से एक पीले रंग की चोली और नीले रंग का घाघरा और उसके साथ में एक ओढ़नी थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। गणेश दादा ने कहा, बिटिया, पहाड़ में इसको पिछौड़ा बोलते हैं। पहाड़ की हर सुहागन औरत इसको ओढ़ती है, इसीलिए मैंने तुमको एक छोटा सा तोहफा दिया है। मुझे उम्मीद है तुम इसे जरूर पहनोगी। लेकिन रीमा को गणेश का एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो तो घाघरा चोली में ऐसा खो गई थी कि उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। वो चीखने लगी, ये घाघरा चोली मेरी है, मैं इसे पहना करती थी।
गणेश को ये रंग बैजू को ये रंग बहुत पसंद था। वो हमेशा कहा करता था कि रीमा, तुम पे ये रंग बहुत फफता है, ये मेरा बैजू का रंग है, ये मेरा बैजू का घाघरा चोली है, उसने मुझे यही घाघरा चोली ला कर दिया था। कहाँ है मेरा बैजू, कहाँ है मेरा बैजू? कहते हुए रीमा सुबकने लगी। उसके शरीर की जान निकल गई, जिसको देखकर परेश घबरा गया। उसने आगे बढ़कर रीमा को संभाला। गणेश के सहारा लेकर उसने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और तुरंत वैद्य को फोन किया। परेश ने कहा, वैद्य को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, मैं खुद एक डॉक्टर हूं। परेश ने रीमा को चेक किया, सब कुछ समान था। धड़कन बहुत तेज चल रही थी। परेश घबरा गया। कुछ दवाइयां उसने पर्चे पर लिखकर गणेश को दी और कहा कि दादा, आप इन दवाइयों को तुरंत ले आइए, सुबह हमें दिल्ली निकलना है, कहीं ऐसा ना हो रीमा की तबीयत बिगड़ जाए। गणेश पर्चा लेकर दवाइयां लेने दौड़ गया और रीमा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। परेश पानी के छींटे रीमा के ऊपर डाल रहा था। 5-10 मिनट बीत जाने के बाद धीरे धीरे रीमा ने अपनी आंखों को खोलना शुरू किया। उसने कहा, परेश, मुझे क्या हुआ था? इसका मतलब रीमा को अभी कुछ देर पहले हुई घटना बिल्कुल याद नहीं थी। परेश इन सारी चीजों से बहुत अचंभित था। उसे गणेश की एक एक बात याद आ रही थी। ये क्या हो रहा है रीमा के साथ में? वो खुद आश्चर्यचकित था। ये घाघरा चोली, ये बैजू, ये सब क्या है? उसके दिल के किसी कोने में डर बैठ गया था और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि जाते ही सबसे पहले मैं डॉक्टर कोशाक को रीमा को दिखाऊंगा। उससे पहले हमें जल्दी से जल्दी कोसानी को छोड़ देना होगा। नमस्ते दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा लेकर मैं कल शाम 5 बजे आपके सामने फिर हाजिर होंगी। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही हो और आपके दिल के किसी कोने को छू रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कीजिए। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।